गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम पॉलिटिकल साइंस के एक एक टॉपिक को कवर करते जा रहे हैं। साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा, जो कि पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन लोकसभा। इसका मतलब होता है कि लोकसभा इस सदन का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मतलब मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो कितनी होनी चाहिए, 25 साल, कम से कम 25 इयर्स होने चाहिए। अगर राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो उसके लिए कितनी चाहिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज थी उसके लिए 30 इयर्स। ठीक है, लोकसभा पूछा गया है तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक्स प्लेस इन अ ईयर। देखो, राज्यसभा और लोकसभा दोनों पार्लियामेंट के अलग अलग अंग थे। लोकसभा और राज्यसभा के हर साल सेशंस होते हैं। लोकसभा के 3 सेशन होते हैं, राज्यसभा के 2 सेशन होते हैं। लोकसभा के कौन से सेशन होते हैं, तो वो होते हैं एक विंटर सेशन और एक होता है रेनी सेशन 2, और तीसरा सेशन होता है बजट सेशन, जो कि जनरली फरवरी या तो फिर मार्च इस महीने में कंडक्ट किया जाता है। इस तरीके से लोकसभा के 3 सेशन होते हैं। राज्यसभा के 2 ही सेशन होते हैं। कौन से, तो एक होता है रेनी सेशन और एक होता है विंटर सेशन। जैसे कि हमें मालूम है बजट एक मनी बिल है, ठीक है, तो वो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में रखा जाता है। राज्यसभा में परमिशन के लिए उसको कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि सजेशंस के लिए राज्यसभा में उसको भेज दिया जाता है। कुछ सजेशंस बजट पर राज्यसभा के मेंबर दे सकते हैं, बट उसको अमेंड नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी दुरुस्तियां वो नहीं कर सकते। तो ये बात भी हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी। तो यहां पर क्या पूछा गया है, लोकसभा के एक साल में कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं जनरली। अभी लोकसभा और राज्यसभा के सेशन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो भी कॉन्जिक्यूटिव 2 सेशंस होते हैं, उन 2 सेशन में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। दोनों सदनों के बारे में ये स्टेटमेंट लागू होता है, राज्यसभा के भी बारे में और लोकसभा के भी बारे में। तो यहां पर ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 3, द फाइनेंशियल बजट इज आल्सो नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, फाइनेंशियल बजट जनरली मार्च महीने में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो इस बजट में आने वाले एक साल में सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पर किस तरीके से खर्चा करेगी, इसका पूरा एनुअल प्लान बनाया जाता है। जो बजट होता है, हर साल का बजट हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। किसकी अनुमति से, तो उस बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रपति महोदय की, प्रेसिडेंट जी की अनुमति अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ये यहां पर ए हमारा आंसर रहेगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। पार्लियामेंट पूछा गया है, पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। देखो यहां पर क्या पूछा गया है, प्रेसिडेंट भी है, यहां पर 20 ऑप्शन में लोकसभा और राज्यसभा भी है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बन जाएगा सी, क्योंकि ए और बी दोनों हमारे ऑप्शन हैं, दोनों हमारे आंसर है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। मनी बिल कौन सा रहेगा और कौन सा नहीं, इसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 110 नंबर के आर्टिकल में किस बिल को मनी बिल कहा जाएगा और नहीं कहा जाएगा, इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है। मनी बिल जनरली वो होता है जिसके द्वारा राज्य या फिर केंद्र अलग अलग टैक्स लोगों पर लागू कर सकते हैं, स्टेट्स पर लागू कर सकते हैं, या तो फिर
टैक्सेस को कम कर दिया जा सकता है। मतलब मनी बिल बोले तो टैक्स से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो मनी बिल की परिभाषा आर्टिकल 110 में दी गई है। बट कौन सा बिल मनी बिल है और नहीं है, इसका फैसला कौन तय करते हैं, तो हमें मालूम है लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर ये डिक्लेयर करते कि कौन सा बिल मनी बिल रहेगा और नहीं रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following states sends highest number of parliamentarians in लोकसभा। मतलब किस राज्य में से सबसे ज्यादा सदस्य पार्लियामेंट में चुन के दिए जाते हैं। अभी हमें मालूम है पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा, उस सदन की संख्या जो है, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां पर रहेंगे वो डायरेक्टली किस चीज पर डिपेंड करते हैं, तो उस पर्टिकुलर राज्य की लोक संख्या पर डिपेंड करते हैं। जितनी उस राज्य की लोक संख्या उतने उस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में चुन के दिए जाएंगे। अभी दोस्तों यहां पर लोकसभा के बारे में पूछा गया है। हमें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की लोक संख्या सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में भी उस उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेंबर थे, लोकसभा में भी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मेंबर है दोस्तों। बट यहां पर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ऑप्शन ही नहीं है। बट ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में जिस भी स्टेट की लोक संख्या सबसे ज्यादा होगी वो हमारा यहां पर आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमें मालूम है कि महाराष्ट्र की लोक संख्या, ठीक है, महाराष्ट्र की लोक संख्या सबसे ज्यादा है। 12 करोड़ से भी ज्यादा हमारे महाराष्ट्र की लोक संख्या है। तो यहां पर लोकसभा में महाराष्ट्र के मेंबर इस ऑप्शन में तो भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। अभी कितने मेंबर जाते हैं महाराष्ट्र से हर साल, तो 48। कितने मेंबर्स? 48 मेंबर हर इलेक्शन में, हर जनरल इलेक्शन में लोकसभा में भेजे जाते हैं महाराष्ट्र इस स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शॉल नॉट इंटरवेन बिटवीन लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता होगा, बट इसका शॉर्ट में मीनिंग समझा देता हूं। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा के दो सेशन जो होते हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव जो 2 सेशन होते हैं लोकसभा या तो फिर राज्यसभा के, उन 2 सेशन में जनरली कितने साल का, कितने मंथ का समय होना चाहिए, ऐसा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो समय रहता है मैक्सिमम 6 मंथ का, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उन दोनों सदनों के 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन में मैक्स टू मैक्स 6 मंथ का समय होना चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं हो सकता या फिर होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी रहेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर, ठीक है। 18 साल के ऊपर के सभी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं, इलेक्शन देते हैं, ठीक है, अपना मत देते हैं। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ये भी हमें मालूम है। मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही शुरू होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदसिद्ध अध्यक्ष होते हैं। अभी स्टेटमेंट डी देखते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 4 मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। कितने मेंबर? 4 मेंबर। क्या यह स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में चुनकर नहीं आया है तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति जी महोदय केवल 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट करते हैं लोकसभा में। बट यहां पर कितने दिए गए हैं? 4। तो ये डी नंबर का स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग बन जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा, ठीक है। ए स्टेटमेंट, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी, बिल्कुल सही है। इट वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3 अप्रैल 1952, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे पहली बार
राज्यसभा का अमल इस तारीख को हुआ था। 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल कौन से आधार पर थे वो भी मैंने आपको बताया था। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्ड एवरी ईयर, ये स्टेटमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, आपको यहां पर ही तकलीफ हो जा सकती है, यहां पर ही आप फंस सकते हो। ठीक है, देखो राज्यसभा ये ऐसा सदन होता है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, वहां के कभी भी मेंबर रिटायर्ड नहीं होते, पूरा का पूरा सदन कभी खाली नहीं होता। हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और उनके जगह पर फिर से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, बट हर 2 साल बाद। बट यहां पर क्या है, एवरी ईयर कहा गया है, रिटायर्ड एवरी ईयर, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत बन जाएगा और डी स्टेटमेंट ही हमारा आंसर बन जाएगा। द मनी बिल कैन बी अमेंडेड बाय राज्यसभा। अमेंडेड का मतलब है दुरुस्ती। क्या राज्यसभा मनी बिल को अमेंड कर सकती है? तो नहीं। हमें मालूम है मनी बिल लोकसभा में रखा जाता है और सजेशंस के लिए राज्यसभा में उसको भेज दिया जाता है। राज्यसभा के मेंबर उसको दुरुस्त नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, हालांकि उसके ऊपर वो सजेशंस दे सकते हैं, ऐसे सजेशंस जो लोकसभा पर बंधनकारक नहीं होते, अनिवार्य नहीं होते। ठीक है, वो चाहे तो उसमें उसको सुन सकते हैं या फिर अनसुना भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर 14 दिन के भीतर राज्यसभा ने उस मनी बिल को पारित नहीं किया या फिर इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दिया, तो इसका मतलब होता है कि राज्यसभा ने उस बिल को मान्य कर लिया है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत बन जाएगा। ट्रू और फॉल्स 2 ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। गलत है ये स्टेटमेंट। द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रिजाइनेशन टू हुम, किसके पास में राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा सौंपते हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट के पास में सौंपते हैं। ठीक है, जैसे ही इस्तीफा सौंप देते हैं उसके 6 महीने के भीतर फिर से नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए होता है, ऐसा प्रोटोकॉल है। 6 महीने के अंदर ही, 6 महीने के अंदर ही नए राष्ट्रपति जी चुनकर दिए जाएंगे। उस 6 महीने के भीतर जो राष्ट्रपति जी की कुर्सी खाली होंगी उसका पदभार कौन संभालेंगे? वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, सर न्यायाधीश फिर उस पोस्ट का काम संभालेंगे। बट राष्ट्रपति जी महोदय की कुर्सी कभी भी खाली नहीं रहती, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया दोस्तों, तो वाइस प्रेसिडेंट 5 साल के लिए अपने पद पर रहते हैं, अपने उपराष्ट्रपति पद का भार संभालते। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, राष्ट्रपति महोदय नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस व्यक्ति को अपॉइंट नहीं करते, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। नॉट मेड। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी, जी हाँ बिल्कुल ये बताया था मैंने आपको। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी बताया था। चीफ ऑफ लोकसभा, ये इनका चुनाव कौन करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका चुनाव राष्ट्रपति जी महोदय करते, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी महोदय करते। चीफ ऑफ एयरफोर्स, इनकी भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। यहां पर संभाव्य हमारा ऑप्शन जो है वो है बी। ठीक है, डाउटफुल है। लोकसभा के स्पीकर, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के सदस्य भी होने चाहिए, और जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है उस मेजॉरिटी के पार्टी से ही लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है। ठीक है, तो उनका नॉमिनेशन या फिर अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति महोदय नहीं करते। हमारा ऑप्शन बी बनेगा उस समय। क्वेश्चन नंबर 14, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इंपीचमेंट मतलब महाभियोग, जो राष्ट्रपति के अगेंस्ट में चलाया जाता है, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर इंपीचमेंट सक्सेसफुल हुआ तो। ठीक है, तो इंपीचमेंट कहां रखा जा सकता है? आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा में भी रखा जा सकता है या तो फिर लोकसभा में भी रखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, एट अ टाइम प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति राजवट शुरू हो चुकी है, प्रेसिडेंट रूल शुरू हो चुका है, तो उस राज्य में कितने समय के लिए, एक बार कितने समय के लिए उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है? तो 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल। अभी किस सिचुएशन में लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल? अगर
उस राज्य की सरकार उस राज्य के शासन को चलाने के लिए असमर्थ है उसी सिचुएशन में, अगर 1 साल के भीतर जो बिगड़ी हुई सिचुएशन वो अगर संभलती नहीं है, दुरुस्त नहीं हो जाती है, तो फिर से एक बार 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। बट एक बार कितने समय के लिए एक्सटेंड किया जाता है इमरजेंसी रूल? तो 1 साल के लिए ही, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है एक बार में। अभी प्रेसिडेंट रूल के समय उस राज्य का पूरा कार्यकाल या फिर कार्यभार कौन संभालते हैं? तो गवर्नर संभालते हैं, प्रेसिडेंट संभालते हैं। और प्रेसिडेंट के जो भी आदेश होते हैं वो किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं? उसके पीछे की अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? तो प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल के हाथ में होती है। हमें मालूम है राष्ट्रपति जी सिर्फ नाम के राजा है, नाम के प्रमुख है। उनकी वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? तो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल के हाथ में है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। इफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट विद इन व्हाट टाइम शुड द नेक्स्ट प्रेसिडेंट बी इलेक्टेड? तो कितने समय के भीतर? 6 मंथ के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए और उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से कौन निकाल सकता है? तो पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में इंपीचमेंट के जरिए उनको उनके पद से दूर किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के पास में वो शक्ति होती है कि प्रेसिडेंट जी को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, ठीक है। भारत में तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टीज है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। आपको मालूम होगा कांग्रेस नाम की भी एक पार्टी है, शिवसेना नाम की एक पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी नाम की एक पार्टी, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज है, ठीक है। अभी हर कोई पार्टी लोकसभा के इलेक्शन में चुनाव लड़ती है, राज्यसभा के इलेक्शन में अपने लोगों को, अपने सदस्यों को भेजते हैं राज्यसभा में भी। हम स्टेट्स में भी देखते हैं कि विधानसभा के भी इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज अपने अपने जो व्यक्ति है इलेक्शन के जरिए उनको वोटिंग के लिए खड़ा करती है। तो हर एक पार्टी को इलेक्शन लड़ना है, अपने मेंबर्स को चुनाव लड़ना है, तो उनको रिकॉग्नाइजेशन लगता है किसका? ठीक है, तो वो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर ने उनको अनुमति देनी चाहिए, तभी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने के बाद अपने मेंबर्स को चुनाव में खड़ा कर सकती है। तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज, राष्ट्रपति इस पद का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति या फिर नॉमिनेट होने वाला जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बारे में कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल नहीं हुई है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन बन जाएगा नो सच लिमिट। इस तरीके की कोई लिमिटेशंस उनके ऊपर नहीं होती है। कितनी भी आयु रहे, वो व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनने का जो क्राइटेरिया होता है उसको अगर कंप्लीट करता है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। इस तरीके की एज की उनके ऊपर कोई लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। हमें मालूम है मिनिमम उसने 35 ईयर्स उसके कंप्लीट होने चाहिए, बट मैक्सिमम लिमिट है क्या ऐसा कुछ कि भाई 65 होने के बाद या फिर 60 होने के बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे? नहीं, कितने भी साल के लिए, 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, चाहे उनकी आयु 70 साल की हो या फिर 80 साल की हो, 5 साल के लिए वो अपने पद पर टिके रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई लिमिट उनके ऊपर नहीं होती, ठीक है। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम कल के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे? तो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आज जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसको जरा ध्यान से समझो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोकसभा के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, यहाँ पर राज्यसभा के भी कुछ क्वेश्चंस थे, प्रेसिडेंट के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे और लोकसभा के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस थे। आज का आपका होमवर्क रहेगा कि लोकसभा, इस लोकसभा के बारे में
कुछ 5 सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके आधार पर ही, बट लेक्चर सुनने के बाद कुछ समय बाद थोड़ा सा रिवाइज करो, खुद के दिमाग पर जरा जोर डालो और अपने ही मन से कुछ तो भी 5 सेंटेंस लिखने की कोशिश करो। जैसे कि लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है, मिनिमम आयु कितनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के क्या काम होते हैं, उनका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है, मनी बिल के बारे में स्टेटमेंट्स वहां पर इंसर्ट करने की कोशिश करो। 5 इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस लोकसभा के बारे में लिखने की कोशिश करो। अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो। थैंक यू।